आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट जो हमारी जियोग्राफी के चैप्टर 5 से है, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज और हमारी वर्कशीट है 18 और डेट है 27 नवंबर। आपको याद है हम इंडस्ट्रीज के बारे में ही पढ़ रहे थे और काफ़ी सारी बातें अब तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ और बातें पढ़ने वाले हैं। आज हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एक इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं इस्टेब्लिश होने के लिए। तो अगर हम किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या कोई भी किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करता है तो ये ज़रूरी है कि वो कुछ बातों को ध्यान में रखे। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले है रॉ मटेरियल। वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। मान के चलिए आपने एक फैक्ट्री लगाई और आपने फैक्ट्री लगाई ब्रेड बनाने की, तो ब्रेड बनाने के लिए आपको गेहूं चाहिए। अब मान के चलिए आपके आसपास के इलाके में गेहूं पैदा ही ना होता हो, आपको वो गेहूं 200 किलोमीटर दूर से मंगाना पड़े, तो आपके ट्रांसपोर्ट पर अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा। तो आप ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री को लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको गेहूं यानी कि वीट आसानी से मिल जाए, आसपास के एरिया में मिल जाए, 1-2 किलोमीटर के अंदर या 4-5 किलोमीटर के अंदर आपको वो रॉ मटेरियल मिल जाए। तो आपको अगर ब्रेड बनानी है तो ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है गेहूं, या जिसे हम कहते हैं वीट। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इंडस्ट्री आर मेनली कंसंट्रेटेड इन दोज प्लेसेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वन थिंग। सेकेंड थिंग, वहां पर सुटेबल लैंड होनी चाहिए। मतलब ऐसी जगह हो जहां पर आप अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकें, वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो ऐसी वो लैंड ऐसी है जहां पर गेहूं की फसल होती है। उसके बाद वाटर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सभी इंडस्ट्रीज में मशीनों को चलाने के लिए और वहाँ पर जो श्रमिक काम करेंगे उनके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पर आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपको इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पर मैन पावर हो, यानी वर्कर्स हों। आपकी इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो आएंगे तभी जब वहाँ पर होंगे। अगर वहाँ पर मैन पावर नहीं है, आपके पास काम करने वाले लोग नहीं, आपने इंडस्ट्री बना दी और वहाँ पर अगर काम करने वाले लोग ही नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगी? प्रोडक्शन करने के लिए तो वर्कर चाहिए आपको। आप इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि आपके पास कितनी कैपिटल है, यानी कि आपके पास मनी कितना है। आपके पास जितना मनी है उसी हिसाब से आप बाकी सब चीजें डिसाइड करेंगे कि रॉ मटेरियल कितना लेना है, कहाँ से लेना है, क्योंकि उसमें धन लगेगा। कैसी लैंड पर आपने अपनी कहाँ पर कौन सी जगह पर आपको आपकी फैक्ट्री बनानी है। लैंड का मतलब ये भी है कि आप कौन सी जगह पर बना रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो जहाँ पर आपने अपनी इंडस्ट्री को लगाया है वो नॉर्मली लोग जहाँ रहते हैं सिटी में या गाँव में, वो कितनी दूर है वहाँ से, मतलब वहाँ से वो काम करने के लिए आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा है, क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल मंगाएंगे वो भी किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए से ही आएगा। वो ट्रक में, रिक्शा में, ऑटो में, किसी भी चीज़ में मंगाएंगे तो उसके लिए सड़कें ज़रूरी हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो ये ज़रूरी है। साथ में जो मैन पावर आएगी वो भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे। हम लोग अपने घरों से काम करने के लिए जाते हैं, आपके पापा या मम्मी अगर वर्किंग हैं तो आपने देखा होगा वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट होगा तभी लोग आपकी इंडस्ट्री में काम करने आ पाएंगे। उसके बाद आपने जो भी चीज़ बनाई है उसके लिए मार्केट वहाँ है या नहीं। मानकर चलिए आपने ब्रेड बना दी, लेकिन वहाँ पे ब्रेड खाने वाले लोग ही ना हो, तो आपको आपका ब्रेड कम से कम 200-400 किलोमीटर अगर दूर भेजना पड़ता है। इतनी दूर भेजने के लिए तो आपका एक दिन निकल जाएगा या अगर आपने सुबह बनाई वो ब्रेड और शाम को वहां पहुंच रही है, और आपको पता है कि ब्रेड ठीक ही रहेगी 3 दिन या 4 दिन तक ही उसे खाया जा सकता है, और एक दिन तो आपका वहीं निकल गया, तो फिर मार्केट तक पहुंचने में काफी सारा टाइम भी वेस्ट हो गया और साथ में मनी भी ज्यादा लग जाएगी। जहां आपने ब्रेड भेजी वहां पर भी अगर ब्रेड की इंडस्ट्री है तो वो 3 रुपए में अगर ब्रेड बेच रहा है, आपने ट्रांसपोर्ट भी लगाया उस ब्रेड को भेजने में, तो आपका ट्रांसपोर्ट का भी 1 रुपया उस पर अगर बढ़ जाता है। आपने 3 रुपए में चीज बनाई, 1 रुपया 4 रुपए बढ़ गए, बेचेंगे 5 में और वो बेच रहा है 4 रुपए में, तो आपकी ब्रेड कोई खरीदेगा नहीं।
तो इसका मतलब हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो मैंने आपको 6-7 चीज़ें बताई हैं, 6 to 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो आपको याद रखने होते हैं। अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट कभी कभी गवर्नमेंट एनकरेज करती है लोगों को वहाँ पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, और इसीलिए वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लो प्राइस पर अवेलेबल कराती है। अब बात इसका क्या मतलब हुआ कि लो लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट दे रही है। ट्रांसपोर्ट देने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपनी तरफ से फ्री बस या फ्री ट्रक की सेवा देगी। इसका मतलब ये है कि वो वहां पर सड़कें बिछाएगी। सड़कें बिछ जाएंगी तो ट्रांसपोर्ट अपने आप वहां पर जा सकती है। ट्रांसपोर्ट की जितने भी व्हीकल वगैरह हैं वो सब वहां जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी अगर कम दाम पर मिलेगी तो इंडस्ट्री वहां पे लग सकती है। हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है मशीनों को चलाने के लिए। तो अब बात आती है एक और कि जहां पर भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती हैं वहां पर ऑटोमेटिकली टाउन और सिटीज डेवलप करने लगते हैं। अब ये पॉइंट है कि कैसे डेवलप करते हैं, तो वो इस तरीके से, जहां पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो गई वहां पर लोग आना शुरू करते हैं, कई कई काफी काफी दूर से आते हैं। और जब वो वहां आने लगते हैं तो फिर वो धीरे धीरे सोचने लगते हैं इतनी दूर से क्यों आए, यहीं पर घर बना लेते हैं और वो उसके आसपास के एरिया में ही अपना घर बना लेते हैं। और जब लोग वहां रहने लगते हैं तो उन्हें अब अपने घर बना लिया तो उन्हें खाने पीने के लिए या दूसरे सामान जो चाहिए, तो वहां पर फिर दुकानें बनने लगती हैं, मॉल बनने लगते हैं जहां से वो सामान खरीद सकें। लोग सामान खरीदते हैं इसीलिए वहां पर ये सब दुकानें बनने लगती हैं। जब दुकानें बनने लगती हैं धीरे धीरे लोग बढ़ने लगते हैं तो स्कूल, अस्पताल ये सब बनने लगते हैं। सड़कें तो पहले ही हम कह रहे हैं कि इस्टेब्लिश जब किया जाता है इंडस्ट्री को तब सड़कों का तो पहले ही ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे वो एरिया जो है टाउन्स और सिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका बड़ा एग्जांपल है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं अरे पहले तो वहां धूल उड़ती थी और अब देखिए धीरे धीरे वो कितने डेवलप्ड एरिया में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आज सेकंड पॉइंट है हमारा इंडस्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्री सिस्टम क्या है? मेनली इसमें 3 फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये एक प्रोसेस है। अगर आपसे कहा जाए कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है तो आप कहेंगे ये सिस्टम जो है एक प्रोसेस है। और कैसा प्रोसेस है? अगर हम उस प्रोसेस की बात करें तो ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट में हम अपना धन लगाते हैं, हमारे पास जो कैपिटल है हम उसको खर्च करते हैं। खर्च किन किन चीजों पे करेंगे, सबसे ये सब, और इन्वेस्टमेंट सबसे पहला पॉइंट है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो क्यों नहीं लगा सकते? वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको कई चीजों पर करना होता है। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके बाद आपको वर्कर को पैसे देने होंगे, लेबर को। आपने जिस जगह पर अपना इंडस्ट्री को लगाया है आप उसका रेंट देंगे। और अगर आपने खरीदा है तो खरीदने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि उस पर धन लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप वाटर का बिल भी देंगे, और अगर बिल नहीं देते, लैंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसको भी लगाने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। फिर ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, और फिर जब आपका सामान बन जाएगा तो उसको बाजार वापस मार्केट भेजने के लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मशीनों को चलाने के लिए, और अगर मशीनें नहीं भी चला रहे हैं तो भी कम से कम लाइट तो आपको चाहिए ही, ताकि दिखाई दे और काम किया जा सके। और इसी तरीके से कुछ और खर्चे भी होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, लाइक मानकर चलिए मशीन में टूट फूट हो गई या थोड़ी मोड़ी और दूसरी चीजें चाहिए, वो सब खर्चे होते हैं। तो सबसे पहली चीज है इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम एक प्रोसेस है जिसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने के बाद सेकंड चीज होती है प्रोसेस। जब आपके पास सब चीजों के लिए खर्चे करने के लिए आप खर्च करते हैं, तब आपके पास जो रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल से आप एक फाइनल चीज का, एक फाइनल मटेरियल का निर्माण करते हैं या उसको बनाते हैं। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रेड का, तो गेहूं से आपने ब्रेड बनाया फाइनल चीज। या आप मानकर चलिए आप कमीज बना रहे हैं, तो उसमें आप कमीज बनाएंगे तो कपड़े से बनाएंगे। कपड़ा किससे बनेगा? कपड़ा रुई से बनेगा। कपड़ा बनने
के बाद आप सीधा उससे कमीज नहीं बनाते, कपड़े पर रंग किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, मतलब उसे कलर किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि वो कॉटन क्लॉथ है, तो कॉटन क्लॉथ है इसलिए वो रुई से बन गया। और रुई बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो रुई बनाने के लिए आपको अच्छे तरीके से पता है, आपको कपास चाहिए। तो फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं तो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2 पॉइंट हमारे हो गए इन्वेस्टमेंट और प्रोसेस। तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटपुट। आउटपुट में क्या होगा, जो आपने रिफाइंड मटेरियल तैयार कर लिया है, वो रिफाइंड मटेरियल को आप भेजेंगे बाजार, और बाजार भेजेंगे, वहां पर वो चीज बेची जाएगी और आपको इनकम होगी। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम अर्न करना, आपको अर्निंग होगी। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम है इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और आउटपुट। बस इतनी सी बात है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो एग्जाम्पल आपको कॉटन से स्टार्ट करके शर्ट बनाने तक का एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइनली आप कॉटन से शर्ट तक बनाते हैं, तो उसके बीच में क्या क्या होता है। कॉटन का पूरा प्रोसेस होता है, गिनिंग होती है, फिर कटिंग होती है, फिर कॉटन से विविंग होती है, डाई किया जाता है। अगर जिन बच्चों को इस बात का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। कॉटन से आप गिनिंग करेंगे, मतलब उससे आप रुई को अलग करेंगे, फिर रुई से अलग करने के बाद आप उससे कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा बनाने का मतलब वीविंग करेंगे, फिर उसे डाई करेंगे, कलर करेंगे, फिर कलर करने के साथ प्रिंट करेंगे, और इसी तरीके से फिर फाइनली प्रिंट होने के बाद उससे शर्ट बनाई जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियल टेरिटरीज। अब इंडस्ट्रियल टेरिटरीज क्या होती हैं? इंडस्ट्रियल टेरिटरीज का मतलब होता है हम जहां पर भी इंडस्ट्री लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं वहां पे बाकी इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश हो, ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने शर्ट बनाई, हमने एक इंडस्ट्री लगाई जिसमें हम कपड़े बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, तो शर्ट बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए, और कपड़ा बनता है रुई से, कॉटन से। तो अगर हमें शर्ट बनानी है तो उसके लिए एक हमारे पास तरीका है कि हम कॉटन मंगाएं, कॉटन को फिर कॉटन से हम वीविंग करवाएं, क्लॉथ बनवाएं, फिर उस पर कलर करवाएं, प्रिंट करवाएं, और देन फिर उसको कटिंग करके शर्ट बनाएं। ये तो एक प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर हमारे पास एक फैक्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है, तो हम वहां से फिर हम रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन वो क्यों मंगाएंगे दूर से? हम हमारे पास वाली इंडस्ट्री से ही सीधा क्लॉथ ले लेंगे, और क्लॉथ लेके उससे हम शर्ट बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिसने क्लॉथ बनाया है उसको अपना क्लॉथ मार्केट में दूर नहीं भेजना पड़ेगा, पास वाली इंडस्ट्री ने खरीद लिया तो उसके लिए भी आसानी हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से वो अपना एक दूसरी इंडस्ट्री से सीधा धागे खरीद लेगा और फिर से कपड़ा बना लेगा, उसे भी कॉटन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे होता यह है कि आसपास इंडस्ट्री होती है तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री को हम ऐसी जगह पे स्टेब्लिश करते हैं जहां पर दूसरी इंडस्ट्रीज हों, और ऐसा होने पर दीज इंडस्ट्रीज गेट मेनी बेनिफिट्स अमंग देमसेल्फ, आपस में ही काफी सारे उनको बेनिफिट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एरियाज के नाम दिए गए हैं जो जिनको हम इंडस्ट्रियल टेरिटरीज के नाम से जानते हैं, या वो इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, और ईस्ट एशिया भी है, और हम ईस्ट एशिया का ही हिस्सा हैं। मोस्ट ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन नियर द सी, और स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। तो यहाँ पर हमें ये भी बताया कि ज़्यादातर सभी जो इस तरह के एरियाज हैं, ये वो हैं जो सी एरिया के नीचे, सी के आसपास हैं, जहाँ पे कोल भी है, क्योंकि कोल की ज़रूरत पड़ती है हीट के लिए। हीट की ज़रूरत, हीट का मतलब एनर्जी के लिए, एनर्जी का यूज़ तो हम मशीनों में वगैरह में करते ही हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से टेम्परेचर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम वाम करने में और दूसरी चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की अवेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में देखें तो इसके बारे में शायद हम आगे दूसरी वर्कशीट्स में पढ़ेंगे डिटेल में। पर फिलहाल अभी हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह से एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बेनिफिशियल होती है, जो आप समझ गए हैं। अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है, कोई भी 10 आइटम्स के नाम लिखो जो आप अपने घर में यूज करते हैं। तो ये मैंने लिखे नहीं है, ये मैंने आप ही के लिए छोड़ दिए हैं, सोचकर फटाफट से लिख दीजिए। सुबह इस्तेमाल करने वाली ब्रेड, फैन,
जो हम सब सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं या नमकीन वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं, बिस्किट यूज़ करते हैं, सब इंडस्ट्री में बनती हैं। कुछ भी 10 नाम लिख दीजिए। इवन हम जो पॉट इस्तेमाल करते हैं घर में खाना वगैरह बनाने के लिए, वो सब हमारी इंडस्ट्री में बनती हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी इंडस्ट्री में बनते हैं। तो कुछ भी 10 नाम लिख दीजिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। चलो फटाफट से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और हमसे कहा गया है कि आप बताइए कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, सेटअप करने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो मैंने आपको बताया ही था, हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी ही होती हैं और वो हैं रॉ मटेरियल, सुटेबल लैंड, वाटर सप्लाई, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी ही होंगी। फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है। तो मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल सिस्टम एक्चुअली एक प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का, प्रोसेस का और आउटपुट का, जिसमें हम अपना पैसा लगाते हैं, फाइनल एक चीज़ बनाते हैं और बनाने के बाद उसे बाजार में बेचकर धन कमाते हैं, आउटपुट। थर्ड क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का मीनिंग क्या है, मीन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर ये बताना है। तो ये भी हम अब तक जो है पढ़ चुके हैं। और बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहां पर कई सारी इंडस्ट्री होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से बेनिफिट लेती हैं। इंडस्ट्रीज गेट मैनी बेनिफिट्स अमंग देमसेल्व्स। देन फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। हमने बात की थी गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में हेल्प करती है। तो ऐसा क्या है इंडस्ट्रीज में जो ऐसा कौन सा बेनिफिट है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। तो इसके दो बड़े फायदे ये हैं कि जो इंडस्ट्री को सेटअप करता है उसको अर्निंग होती है और जो बाकी लोग हैं उनके लिए रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात कर रहे हैं वो इंक्रीज होते हैं। साथ में टाउन और सिटीज डेवलप होते हैं। तो ये है मेन थिंग, बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप कि आपको इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में और होमवर्क करने में हेल्प मिली होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें जिससे आपके चैप्टर्स आपको क्लियर होते रहें, आपके टीचर आपको ऐसे ही पढ़ाती रहें, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कर दें और फटाफट कर दें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।